नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई कहानी सामने वाली खिड़की। ये कहानी उस दौर की है जब शुरुआती लॉकडाउन लगा था। लोग बुरी तरह घरों में कैद थे, लेकिन मन भला किसी का कोई कैद कर सका है? तो ये कहानी एक उस महिला की है जिसका मन भटक कर सामने वाली खिड़की में झांकने लगता है, और वहाँ जो कुछ दिखता है उस महिला ने कहानी लिख डाली। तो आप भी सुनिए कहानी। कोरोना ने तो बड़ी मुसीबत कर रखी है, और उधर किस्मत भी बड़े बड़े इम्तिहान ले रही है। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लॉकडाउन के 4 दिन पहले ही हम इस नए शहर में ट्रांसफ़र होकर आए हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि पढ़ने वाले बच्चे छोटे नहीं हैं, वरना डबल मुसीबत। पुराने शहर में घर पर 2 नौकर होने से पति को भी किसी काम की आदत नहीं के बराबर थी। अब करूं भी तो क्या? घर भी अच्छा, पर डुप्लेक्स, नीचे ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, स्टोर और गेस्ट रूम, और ऊपर 3 बेडरूम्स, लिविंग रूम और पेंट्री। 2 लोगों के लिए तो विशालकाय, पर स्टेटस का भी तो मसला है। पति श्री सीनियर पदाधिकारी। पति मेरे पति नहीं, घर पर भी अधिकारी ही बने रहते हैं। पुराने शहर में कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि घर पर नौकर थे और बाहर ढेर सारी सहेलियां, तो पति श्री के सिवाय पार्टियों के कहीं जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। लेकिन यहाँ तो केवल एक मैं और एक तू ही थे। मैं जहाँ रात घर को सलीके से जमाने में लगी थी, वहीं पति ने मेरी ढेर सारी सौतें ढूंढ रखी थी। मेरी सौतनों में अखबार, टेलीविज़न, उनका स्मार्टफोन और सामने वाले घर की खिड़की थी। पति के ऑफिस का जो स्टाफ इस घर को साफ कराने आया था, उसने मुझे बताया था कि सामने वाले घर में एक बूढ़ा एक जवान लड़की को लेकर रहता है। मैं तो अपनी हालत से इस कदर परेशान थी कि मुझे किसी बात में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। हो सकता है माधव, मतलब वो ऑफिस वाला स्टाफ, ने पतिश्री को बुढ़े और कमसीन कन्या वाली बात बताई हो, तो पतिश्री अक्सर हमारी बालकनी से उस बालकनी में झांकते मिलते। कभी बुढ़ा तो कभी वो लड़की वहां से हाथ हिलाते दिखते। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, और कोरोना के लॉकडाउन की वजह से मेरा और पतिदेव का अबोला था। साथ ही उनका वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था। बाकी का समय लैपटॉप, फ़ोन और बालकनी में। मैं जब भी कंप्लेन करती तो ये जवाब देते, अरे पड़े रहने दो घर को गंदा, कौन देखता है। वो तो मेरे ही अंदर कीड़ा घुसा हुआ था कि घर साफ होना चाहिए। घर के साथ सर्वेंट क्वार्टर भी था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से रखने में भी डर लग रहा था कि किसे रखा जाए। आने को तो बहुत सारे तैयार थे, पर पुराने शहर की सहेलियां फ़ोन पर डराती रहती थीं कि फलां की कोरोना से डेथ हो गई, और बाद में पता चला कि उनकी नौकरानी का पति कोरोना पॉजिटिव था। जिंदगी पता नहीं किस मोड़ पर आकर खड़ी थी, जहां नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लोगों से डर लगता था। घर पर हम 2 ही लोग थे, लेकिन एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग किए हुए थे। मैं तो घर पर भी मास्क और दास्ताने पहने हुए रहती थी। मैंने माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी की थी, तो मेरा ज्ञान कहता था कि बीमारी दीवारों से भी आ जाती है। हर जगह एसी लगा हुआ था। एसी डक्ट सबसे बड़ा हाथ था बीमारी फैलाने में। रात को दोनों बेटे वीडियो कॉल पर आते और मेरी जमकर खिल्ली उड़ाते। छोटे थे तो मॉम मॉम, अब सारी ऐश डैड के पैसों से थी, तो अब डैड यू आर ग्रेट के नारे। मैं चुप हो जाती। कल रात तापसी पन्नू की थप्पड़ पिक्चर अमेज़ॉन प्राइम में देखी। पूरे समय तापसी में अपने को पाया। ठीक उसी तरह अपनी पसंद के ऑफ वाइट को फेंक नीला रंग अपनी ज़िंदगी में भर लिया। मुझे सफ़ेद रंग, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चादर बहुत पसंद थी। पति और स्वर्गीय सासू माँ ने बड़े ताने मारे। पति उन दोनों प्यार का प्रदर्शन बड़ा करते थे, लेकिन अपनी शर्तों पर। पता ही नहीं चला कब उनकी पसंद मेरी ज़रूरत बन गई। पर्दे, चादर और यहाँ तक कि मेरी सारी वार्डरोब भी नीले कपड़ों से भरी हुई थी। शायद ये थप्पड़ मेरे गाल पर था, पर अब कुछ हो ही नहीं सकता था। मेरे अंदर की मैं का तो मैंने खुद कब का कत्ल कर दिया था। अतीत एक चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगा, और मेरे साथ अब और भी किरदार मेरे जहन में घूमने लगे। वो थी सामने वाली बालकनी से कभी कभी झांकती वो लड़की जो एक बूढ़े के साथ रहती थी। घर भी कुछ हद तक संभल गया था, लेकिन पता नहीं क्यों थप्पड़ देख के ये ठान ही लिया कि पतिश्री से थोड़े दिन बात ना कर खुद को वापस पाने की भरपूर कोशिश करूंगी। घर पर 14 दिन क्वारंटीन में रखने के बाद एक हेल्पर भी मिल गया था। अब मेरा दोस्त साथी और चलो बहन चुगली करने का साथी।
वही हेल्पर गयाराम था। मैं वापस अपने यूथ में पहुंच गई थी। वो मुझे दीदी कहता और मैं उसे गे कहकर पुकारती थी। वो तो मुझे मेम साहब कहना चाहता था। मैंने उम्र का लबादा उतारने के लिए उसे दी कहने के लिए मजबूर किया। वो बेचारा तो जानता ही नहीं था कि गे का मतलब क्या होता है। मैं ट्रेंड कथक डांसर थी। वापस घुंघरू पैर में बांध लिए मैं यूट्यूब पे गाने लगाकर नाचती, गया से वीडियो रिकॉर्ड करने को कहती। मैंने अपने ये वीडियो सहेलियों, कजिन्स और दोनों बेटों को भेजे। सभी ने मुझे ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कहा। मैं और गया मिलकर 1 घंटे में खाना बना लेते और बाकी काम भी वो झटपट कर देता। मैं रोज़ अब न्यूज़ देखती, डांस करती, पेंटिंग करती और सामने वाली खिड़की पर नज़र भी रखती थी। मैंने अपने दोनों बेटों की एक फ़ोटो को जस का तस कैनवास पर उतार दिया। उन्हें जब मेरी पेंटिंग की फ़ोटो भेजी तो दोनों ही खुशी से झूमने लगे। दोनों को खाना बनाती, प्रेस करती, बेचारी माँ से ज़्यादा ये चुलबुली वर्ड पॉलिटिक्स डिस्कस करती, नाचती माँ बहुत पसंद आ रही थी। बच्चों के सामान में मुझे एक दूरबीन मिली जिसे वो लड़कियों को ताड़ने में इस्तेमाल करते थे। बस फिर क्या था, सोचा इस प्यारी सी लड़की को बूढ़े की कैद से छुड़ाया ही जाए। उनकी बालकनी के सामने वाली बालकनी पतिश्री का अड्डा थी। ऊपर हमारे मास्टर बेडरूम से उनका किचन भी दिखता था, क्योंकि दोनों ही घर वास्तु से बने थे। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट और किचन साउथ ईस्ट में बनाया जाता है। मैं तो अपनी जवानी में पहुंच चुकी थी, सो मास्टर बेडरूम की खिड़की के पर्दे को हल्का सा खिसका कर उसके किचन में दूरबीन से देखने की कोशिश करती। वो बड़ी ही प्यारी हंसमुख लड़की मालूम पड़ती। देखने पर पाया वो कभी पास्ता, कभी फलाफल तो कभी ग्रिल आइटम बनाने में लगी रहती। मैंने अब मान लिया कि बूढ़ा उसका बाप है और वो पिता के लिए नई नई डिशेस ट्राई करती है। मन में एक प्यारे से ख्याल ने अंगड़ाई ली। अच्छी बहु मटीरियल है, देखने में बहुत प्यारी, बिल्कुल अमृता राव फिल्म एक्ट्रेस की तरह। दूरबीन के मुंह के पास फ़ोन से तस्वीर ली। बड़ी प्यारी, बालों में मैदा लगा, बॉबी के डिम्पल की याद दिला दी। लगा कुछ बेक कर रही थी। उम्र भी बड़े बेटे के उम्र के ही आसपास लग रही थी। बेटे को फ़ोटो भेजी, उसका भी दिल मचलने लगा। उसने फ़ोन किया, मम्मा ये कौन है, बड़ी प्यारी है। मैं बोली, कौन है छोड़, तुझे पसंद आ रही है। बेटा बोला, मैं शायर तो नहीं मम्मी, जब से देखा इसको मुझे शायरी आ गई। ठीक है, ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी प्यारी माँ, मम्मा, बात चलाओ ना। उसके बाद उसने अपने छोटे भाई से भी बात कराई, जो अभी पढ़ाई ही कर रहा था और बड़े भाई के पास लॉकडाउन की वजह से हॉस्टल में आ गया था। छोटा भी बड़ा खुश फोटो देखकर कहता है, वाह मॉम, आप में इतना चेंज। भाई नहीं कहे तो मैं हूं ना। तुम लोग भी ना बड़े बदमाश हो। अरे अभी तो इसे जानती भी नहीं हूँ। हमारे घर के सामने वाली खिड़की पर देखा है, अपने बूढ़े बाप के साथ रहती है। मेरे और गे के पास जब खाली समय रहता है ताका झांकी करते हैं, उसी में अपनी दूरबीन से ये तस्वीर ली। मेरी बात भी अभी पूरी नहीं हुई थी कि दोनों भाई एक साथ कोरस में चिल्लाए, ये तेरी पागल हो क्या। बड़ा बेटे ने बोलना शुरू किया, मॉम यू आर एजुकेटेड, इतना तो मालूम होगा कि किसी प्राइवेसी में दखल देना क्राइम है। हाउ कुड यू डू इट, बाय द वे हु इज दिस गे। मैंने भी चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम लोग भी ना बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हो। तुम्हारी पुरानी चीज़ों को मैंने सहेज कर रखा है। कोरोना की वजह से ना कोई फ्रेंड, पापा अभी भी साहब बने बैठे रहते हैं। नया हेल्पर गया राम ही मेरे इस दुख सुख का साथी है। सामान में तुम्हारी पुरानी दूरबीन मिली तो मैं उसे देखना सिखा रही थी। उसी में वो लड़की दिखी तो तस्वीर ले ली, बस। गयाराम को अपना मन बहलाने के लिए गे बुलाती हूँ। मेरा दुखड़ा सुन दोनों बेटे पिघल गए और बाकायदा कान पकड़ वीडियो कॉल में माफ़ी मांगी। मैं भी बूढ़ा, लड़की और हमारी जासूसी की बातें छिपा गई। मैं और गे अपनी दुनिया में मस्त थे और साथ ही हमारी जासूसी भी जारी थी। मैंने अपने पुराने एल्बम और पूरा अतीत गे के साथ डिस्कस किया था। ये तो कोरोना का बदलाव था, वरना मैं ही थी जो लोगों को भाषण दिया करती थी कि नौकरों को उनकी जगह पर ही रखना चाहिए। सचमुच अगर मुझ में भी इतना बदलाव है तो बाकी दुनिया में तो होगा ही। कोरोना ने सिखा दिया कि राजा रंग सभी का अंत एक सा होए। हमारी दूरबीन जासूसी में एक जबरदस्त मोड़ आया। मेरे और पति के बीच की कड़ी गे ही था। पति के अंदर के साहब के लिए गयाराम से बात करना बिलो डिग्निटी था। तभी उन्हें हाथ हिलाने के लिए सामने वाला बूढ़ा मिल गया।
एक शाम गे दौड़ता हुआ मेरे पास आया और हाँफते हुए कहने लगा, दी साहब लॉकडाउन में कहीं जा रहे हैं, हमसे पैंट प्रेस करने को कहा है, हमने कर दी, जूता भी पॉलिश किया। मैंने सोचा बड़े साहब हैं, ज़रूर कोई दफ्तर की इमरजेंसी होगी। उनके जाते ही मैं और गे अपनी दूरबीन निकाल कर बैठ गए। उस दिन का दूरबीन का माजरा तो मेरे दिल को दहला देने वाला था। देखा तो पाया कि मेरे पतिश्री बूढ़े की बालकनी में है और उनके घुसते वो लड़की पतिश्री के गले लिपट गई। मुझे तो जैसे काटो तो खून नहीं, मैं चिल्लाने लगी, साला कमीना खूसट कुत्ता, कीड़े पड़े इस बूढ़े के, कोई अपनी बेटी को किसी पराये मर्द से क्या इस तरह मिलाता है? और इन्हें क्या हुआ है? ऐसा तो पब्लिकली इन्होंने मुझे भी गले नहीं लगाया है। कमसिन जवान लड़की देखी और टूट पड़े। कहाँ तो इसकी फ़ोटो बेटों को दिखा रही थी, पर ये तो पूरी उल्टा निकली। ये मर्द जात ना। मैंने अपना वाक्य भी पूरा नहीं किया और मेरा गे शुरू हो गया। ऐसा ना कहें दी, एक दो लोगों के लिए पूरी मर्द जात को गाली ना दें। हमको देखिए, सालों से घर से दूर हैं, साल में सिर्फ एक महीने भर के लिए घर जाते हैं। क्या मजाल कभी आंख उठाकर किसी और स्त्री को देखें? आप तो देख ही रही हैं हमारी नज़र। इस बार बात काटने की बारी मेरी थी। गयाराम नीचे जाओ, क्या समझ रखा है अपने आप को, जाओ काम करो। साला कमीना साहब से बराबरी करने चला है। खैर गलती तो मेरी ही थी जो गयाराम को अपना सखा बना लिया था। रही मेरे साहब की बात, तो जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो उस लड़की को क्या दोष दूँ? फिर दूरबीन से देखने के बाद वही हंसी ठिठोली। लड़की कभी बूढ़े तो कभी इनके कंधे पे हाथ रखती। बात करते करते उसने बूढ़े को गाल में चूम भी लिया। जमाना बदल गया है। हम लोग तो अपने बाप के साथ बैठकर सिनेमा भी नहीं देखते थे, और यहाँ बाप और एक अनजान बाप बराबर पड़ोसी से चूमा चाटी। पतिश्री 2 घंटे बाद आए और गयाराम से उनके लिए कुछ भी बनाने से मना किया। वहाँ से ठूस कर जो आए थे। मेरी दुनिया ही बदल गई थी। चुपचाप दूरबीन ले सामने वाले घर में देखती। रोज शाम पति का वहीं डेरा रहता। जोर जोर के ठहाके लगाए जाते, कुछ खाया जाता। एक दिन देखा कि ये तीनों ग्लास टकरा चीयर्स कर शराब भी पी रहे थे। कमीनी शराब भी पीती है, वो भी बाप और बाप के बराबर आदमी के साथ। घबरा कर आसमान की ओर देखती जो खुदा का कैनवास है, जिसमें तरह तरह के रंग हैं, कभी काले, कभी सफ़ेद, तो कभी मटमैले बादल, कभी कभी उसमें सुंदर सतरंग इंद्रधनुष, तो कभी साफ नीला आकाश। आजकल लॉकडाउन की वजह से ना वाहनों की आवाजाही, ना कारखानों का धुआं, सारे समय प्रभु का कैनवास नीला। काश मैं अपनी ज़िंदगी का कैनवास भी नए रंगों से भर पाती। उम्र की इस दहलीज में काश ये संभव हो पाता। बच्चों की हंसती नाचती माँ भी कहीं गुम हो गई थी। वो दोनों मुझे देख वीडियो में हंसाने के लिए गाते, एक मम्मा जो हमारी मम्मा है कहीं गुम है। मैं एक फीकी हंसी हंसती तो कहते, वेयर इज़ योर गे मॉम। मेरा पति मुझे भले गले ना लगाता हो, लेकिन किसी और का भी तो ना हो। गयाराम दी से मालकिन पर आ गया था और शायद मुझ पर तरस भी खाता हो। कभी ये तीनों बालकनी में ना बैठ अंदर भी बैठते तो मेरी दूरबीन खाली और दोनों कान ठहाकों से भर जाते। एक दिन दोपहर को दूरबीन ने जो नज़ारा दिखाया वो तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकने से भी ज़्यादा था। लड़की किचन में खड़ी खाना बना रही थी। बूढ़ा दौड़कर आया और उसने लड़की को कसकर बाहों में बांध लिया और उसके कपड़ों के अंदर हाथ डालने लगा। लड़की भी पलटकर उसके ऊपर छिपकली की तरह चढ़ गई। दोनों होंठों को होंठों से लगाकर एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। मैंने तो ज़िंदगी में ब्लू फिल्म भी नहीं देखी थी। मैं इसके आगे देख भी नहीं पाई और चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। फर्श में गिरने से मेरे साथ कई चीज़ें गिरीं, मसलन मेरी लोहे और कांच से बनी दूरबीन, पास रखी कुर्सी। बम ब्लास्ट जैसी आवाज़ सुनकर पतिश्री और गयाराम दौड़े दौड़े ऊपर आए। मुझे ज़मीन पर गिरे देखकर दोनों के तो जैसे होश उड़ गए। मुझे जब होश आया तो खुद को पति की बाहों में पाया। इतनी तकलीफ में भी पति के डोले शोले पास से देखे। पति सपनों के राजकुमार से लगे। वो विभत्स सीन याद आते ही घिग्गी सी बंध गई और मैंने उल्टी कर दी। पतिश्री ने जरा भी धैर्य नहीं खोया। मेरा खाया पिया सब उनके कपड़ों पर गिर गया। उसी हालत में वे मुझे वॉशरूम ले गए। गयाराम को बाहर जाने को कहे, मेरे सारे कपड़े उतार अच्छी तरह से साफ कर नए कपड़े पहनाए, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स भी। पतिश्री से सेवा कराने का यह सारी ज़िंदगी में पहला अवसर था। मेरे दोनों बच्चे मायके में हुए थे और उसके बाद मैं कभी बीमार पड़ी ही नहीं।
मेरी उल्टियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। पति ने पलंग के पास एक बकेट रख दी और बार बार मेरा मुंह पोंछ रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक शिकन भी नहीं थी। इतनी खुशी जिंदगी में पहली बार मिली थी। मेरी उल्टियां देख पति डर गए और उनका पुराना स्कूलमेट इसी शहर में डॉक्टर था, उसे फ़ोन करते ही वो आ गया। मैं तो अधमरी बेहोश पड़ी थी। पहले उसने उल्टियां बंद करने का इंजेक्शन लगाया, बार बार पूछ रहा था क्या खाया था। काश पूछता कि क्या देखा था। मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो गया था। इससे उसने हॉस्पिटल ले जा सलाइन चढ़वाने का मशवरा दिया। पति और मैं दोनों हॉस्पिटल जाने में डर रहे थे। कोरोना का डर जो था। डॉक्टर ने गयाराम से सारी चीज़ें मंगाकर घर पर ही मुझे सलाइन चढ़ा दिया और मुझे नींद का इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। जब नींद खुली तो भी पति को अपने सिरहाने पर मेरा सर सहलाते पाया। जैसे मैंने आंखें खोली, पति ने झुक प्यार से मेरे माथे पर चुम्बन जड़ दिया। इतनी कमजोरी में भी मैं शर्मा कर लाल हो गई। डॉक्टर साहब कहने लगे, मोहतरमा बड़ी भाग्यवान हैं आप। अशोक मतलब मेरे पति जैसे आदमी को पहली बार बच्चों की तरह रोते देखा। वहीं आपके सिरहाने में आपकी उल्टी से सने कपड़े पहने बैठे थे। मेरे जोर देने पर अभी 5 मिनट पहले कपड़े बदल कर आए हैं। ऐसा प्यार सभी को नहीं मिलता मैडम। मैं भी खुशी के मारे रोने लगी। अब ठीक हो गई तो फिर साला कमीना ठरकी बूढ़ा दिमाग में आ गया। वो लड़की शायद उसकी रखैल है, धंधा करवाता है शायद साला। बड़ा ऑफिसर सामने देख इनको भी परोसने में लगा था। धीरे से समय देख इनको समझा दूंगी। पूरे नारियल की तरह हैं ये, ऊपर से कड़े अंदर से नरम। डॉक्टर साहब चले गए और पहली बार जिंदगी में पति ने मुझसे प्यार का इजहार किया। कभी मेरा सर सहलाते, कभी माथा चूमते, कभी कहते तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाता। उसके बाद तो हद ही हो गई। पतिश्री ने बेटों को वीडियो कॉल लगाया और कहा, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम्हारी जो माँ है ना, इसने तो आज मेरी वाटी लगा दी थी। एक तो 1 महीने से मुझसे बात भी नहीं कर रही थी और आज तो बस लगा कि ये गई। मुझे रंडवा बनाने पर तुली थी। सोचो आज अगर इसे कुछ हो जाता तो इस उम्र में तुम्हारे लिए दूसरी मम्मा कहाँ से लाता। मैंने मन ही मन सोचा, संगत का अच्छा असर है। जरूर रंडवा, वाट, ये सारे शब्द उस शराबी गंजेड़ी बूढ़े ने ही सिखाए हैं, नहीं तो इनकी भाषा बड़ी शिष्ट है। खैर वो तो मैं बाद में प्यार से समझा दूंगी। उधर बच्चे भी पापा का ऐसा इमोशनल रूप देखकर परेशान थे। बातें करते करते वीडियो कॉल में ही ये फपक फपक कर रोने लगे। उसके बाद बच्चों के सामने ही मेरा माथा चूमा और बोले, तुम तीनों के सिवा मेरा कौन है। बोलता नहीं हूँ इसका ये मतलब तो नहीं कि मुझे तुम लोगों की परवाह नहीं है। बच्चे भी रोने लगे। सबका खुद के लिए इतना प्यार देख मैं रोने लगी। अभी हम थोड़ा संभल ही रहे थे कि कॉल बेल बजी। गयाराम ने इनसे कहा कि सामने वाले मिलने आए हैं। मेरे तो गुस्से से नथुने फड़कने लगे, लेकिन इतने सालों में पहली बार पति का प्यार मिला था, इससे मैं चुप ही रही। वो दोनों यानी खड़ूस बूढ़ा और उसकी रखैल सीधे मेरे कमरे में आ गए और लड़की फर्राटे से मेरे पास बैठकर बोलने लगी, हाय आंटी, आपने तो हम सबको डरा दिया। अंकल का तो बुरा हाल था, वो तो बस रोए ही जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर अंकल का नंबर मेरे पास था। अब कैसी हैं आप। मेरे मन से आवाज़ आई, वाह रे, बड़ी अंकल आंटी बुलाने वाली कुत्ती कमीनी, तेरा कल्याण तो बाद में करूँगी। कमीना बूढ़ा बेटी की उम्र की रखैल रखा है, शराबी गंजेड़ी। मेरे सीधे पति को अपने जाल में फंसा रहा है। लेकिन ऊपर से जवाब दिया, ठीक हूँ। मेरा उतरा मुंह और चेहरे पर आई घृणा को देखकर पति बोले, हंस दे तू, हंस दे जरा। लड़की बोली, अंकल वाह, आप तो बड़े रोमांटिक हैं। बूढ़ा कहता है, अंकल किसके हैं। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पतिश्री समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पहचाना नहीं इसे, यह आना है, मेरे दोस्त परिहार की बेटी। बचपन में चाची चाची कहकर तुमसे लिपट जाती थी, इसी ने मुझे पहचाना जब मैं बालकनी में बैठा था। लड़की बोली, ओ माई गॉड अंकल, आई विल किल यू। आपने चाची को अब तक मेरे बारे में बताया नहीं था। हम तो रोज़ मिलते थे, जब भी आपके बारे में पूछा एक ही जवाब मिला, घर सजाने में लगी है। लॉकडाउन की वजह से हम भी घर से नहीं निकले, सारा दिन घर के काम में निकल जाता है। सॉरी चाची, माफ़ कर दो। बाप रे, अच्छा हुआ मैंने कुछ कहा नहीं, ये तो उज्जैन में हमारे पड़ोसी की बेटी आना है। बचपन में मुझसे ही अपने सारे काम करवाती थी, पर बेचारी इस कमीने बुढ़े के साथ कहाँ फंस गई। परिहार साहब की एक ही बेटी बड़े जतनों के बाद हुई थी, वाहरी किस्मत। तभी आना ने बूढ़े का हाथ पकड़ कर कहा,
चाची, और ये रहे आपके दामाद श्रीमान अजय चौबे। मैं समझ गई आप सोच रही होंगी बेटी ने बूढ़ा कहाँ से पकड़ लिया। इनफैक्ट अजय मुझसे 7 महीने छोटा है। हम दोनों आईआईएम में क्लासमेट थे और मैं यहाँ एचडीएफसी और अजय एक्सिस बैंक में वेस्टर्न जोन इंचार्ज हैं। खाली पति के बाल जल्दी सफ़ेद हो गए हैं। मेरे ससुर और जेठ के बाल भी पूरे सफ़ेद हैं। अब शर्मसार होने की बारी मेरी थी। मैं तो बच गई क्योंकि सामने वाली खिड़की और मेरी दूरबीन का राज मुझ तक ही रहा। गनीमत पति श्री को इसकी भनक भी नहीं पड़ी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अपने जासूसी मिशन से अपने गे यानी गया राम को बहुत पहले ही निकाल दिया। छी, करोना, हाय करोना। पता नहीं इस लॉकडाउन में मेरे जैसे कितने जासूस पैदा किए होंगे तूने। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी की लिखी हुई एक छोटी हल्की फुल्की सी मज़ेदार कहानी, सामने वाली खिड़की। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।